क्या K3 K1 into K2 आ रहा है क्या? Yes, sir. ऐसा कुछ आ रहा है K3 मल्टीप्लाई करो K1 into K2 B into C वन ऑफ द B will cancel out तो डिनोमिनेटर में एक B बचेगा एक C ऊपर ये वाला D ऊपर और ये वाला I नीचे क्लियर। सो जब हम दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हुई क्या log K1 plus log K2 log को ऐड किया तो that must be equal to log K1 into K2 ये log की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। जब हम दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा है मल्टीप्लाई। चलो हुआ इतना कॉपी। अब क्या करेंगे एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन। on subtraction of reaction reaction 1 minus reaction 2 is reaction 3। चेक करो माइनस करना मतलब क्या होगा डिवाइड रिवर्स करके ऐड करना। माइनस मींस हम रिवर्स कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं या उसको रिवर्स करके ऐड किया है। ए यहां पे आ गया ए ए कैंसिल हो गया एक ये बचा सी चला गया लेफ्ट हैंड साइड में और बी प्रोडक्ट या so third reaction is the combination of first and second reaction 1 minus reaction 2 will be the third reaction। चलो K1 K2 K3 में रिलेशन बताओ वैसे क्या होना चाहिए बिना देखे बता सकते हो डिवाइड K1 by K2 होना चाहिए या ट्राई ऑलरेडी रिलेशन लिखे चेक करो K1 K2 K3 रिलेशन क्या आ रहा है। So क्या K3 K1 by K2 आ रहा है yes sir yes log a log K1 minus log K2 equal to log K3 then K3 will be K1 by K2 log की प्रॉपर्टी। अभी हमने रिवर्स किया रिएक्शन को हमने रिएक्शन में कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया हमने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया। अब मैं चारों कॉम्बिनेशन है देखिए कॉम्बिनेशन एक ही रिएक्शन में लेंगे तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे समझना। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रिएक्शन। उस रिएक्शन टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन
ये करना पड़ रहा है माइनस सेकंड रिएक्शन क्लियर प्लस 1/2 times of third reaction. Let's say we are getting such kind of combination for the fourth reaction. किसी भी तीन रिएक्शन के इस कॉम्बिनेशन में मिल रहा है 2 का कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया सेकंड को माइनस किया हाफ का मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट को ऐड किया क्लियर बता सकते हो इस केस में k4 क्या आएगा 2 का मल्टीप्लाई किया 2 कहां चला जाएगा तो k1 किस में कन्वर्ट हो गया k1 स्क्वायर माइनस किया है तो k2 कहां जाएगा डिनोमिनेटर प्लस किया है तो ये न्यूमरेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन k3 और पावर में क्या चला जाएगा हाफ तो k4 ये हो जाएगा तो हमें जस्ट ये चेक करना है डिजायर्ड रिएक्शन किस कॉम्बिनेशन से मिल रहा है हमें 1 2 3 के उसके अकॉर्डिंग उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐड सब्सट्रैक्ट पावर चेंज कर दें एग्जांपल लेते हैं Can you determine K4 in terms of K1, K2 and K3? K4 in terms of K1, K2 and K3 definitely ऐसा नहीं है कि तुम्हें K1 equal to this लिखना है फिर क्रॉस चेक करना है कि क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है तुम्हें जिस रिएक्शन का कॉम्बिनेशन चेक करना है how we are getting fourth reaction from reaction 1 2 and 3 इन दोनों को ऐड किया तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोएफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई किया तो पावर में चला जाएगा बस इतना ध्यान रखना तो तुम्हें क्या टास्क एट द एंड फोर्थ रिएक्शन 1 2 3 के किस कॉम्बिनेशन से मिल रहा है K1, K2, K3 are given in the question. K4, K1, K2, K3 के टर्म में रिप्रेजेंट करना है जैसे वो नीचे नहीं लिखा है K4 is K1 square K3 power half K2 ऐसा कुछ बताना और रफ में भी लिख रहे हो तो ध्यान रखना मतलब ये जाके फिर कॉपी कर लेना और इतना इतना नीट एंड क्लीन लिख लेना कि खुद को समझ में आ जाए ये चेक कर फोर्थ रिएक्शन कैसे मिलेगा सल्फर रिएक्टेड इज अरेटेड प्लस साइन क्या O2 O2 यहां पर उसको छोड़ के छोड़ पर रिएक्शन राइट करना SO3 यहां पे एक्स्ट्रा और SO2 एक्स्ट्रा है उसको माइनस करना पड़ेगा साथ में तो अब के को क्या हो क्या नाम बताया था तुमने आर्यन आर्यन चलो
बच्चा हमारे करके कितना टाइम बस खाली तुम्हारा इस बार का जेई रिजल्ट काफी अच्छा है, डिसेंट है। और अगेन परसेंटेज वाइज लास्ट ईयर से भी अच्छा है। लास्ट ईयर स्टूडेंट इस बार जितने स्टूडेंट से डबल, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन में भी पॉसिबल कि लास्ट ईयर 26 थे हमारे पास आउट ऑफ 90 to 94 स्टूडेंट। इस बार 44 स्टूडेंट में से 17 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एडवांस में, बताओ ऐसा। तो परसेंटेज वाइज तो पिछले साल से भी अच्छा रिजल्ट है। और वैसे मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, तुम्हारा बैच अभी तक तो जैसे ऑनलाइन था तो मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, बट अब कांटेक्ट में आया हूं मैं, जो मैं बैचेस ले रहा हूँ, जो अर्ली जे ले रहा हूँ, J1 और J2 और 3 के कुछ बच्चे हैं ना, इसमें मतलब J2 मान लो जो भी, तो ओवरऑल काफी दोनों ही अच्छे बैचेस हैं। और मतलब सिलेक्शन वाइज देखा जाए तो डेफिनेटली शायद नेक्स्ट ईयर हमारी होप तुमसे यही रहेगी कि सारे नासिक रेजोनेंस के अब तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए वो मच बेटर होंगे, सच परसेंटेज वाइज भी अच्छा होगा तो वो भी सही होगा। तो काफी सही कर रहे हैं जो ऑफलाइन में टच में है, ऑनलाइन में तो काफी बार चीजें पता ही नहीं लगती है कि कर क्या रहा है। हमें से पता लगता है तुम्हारे टेस्ट स्कोर से, और उसमें भी हमें पता है सारे बच्चे एकदम, हाँ ऐसा नहीं है कि सब सही तरीके से दे रहे होते हैं, क्योंकि मार्क्स काफी कुछ बच्चों के अप डाउन होते हैं, जो डिजर्व पता लग जाता है क्लास में किसका रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, वो यही हम भी इसी चीज पे छोड़ देते हैं कि तुम्हारा कैरियर है तुम्हारे हाथ में, तुम इतने समझदार हो कि चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा टेस्ट, तुम्हें अपनी सही सिचुएशन नहीं पता लगेगा। और ये और भी बच्चे ऑफलाइन आएंगे तो काफी सही रहेगा फिर दिवाली के बाद से। और तुम्हारे बैच में मैं तुम्हें थोड़ा सा एक और अच्छी बात बताता हूँ, मतलब 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो तुम्हारे लिए हमेशा एक वो रहेगा, एक बेंचमार्क रहेगा कि हमारे साथ में ऐसे भी बच्चे हैं हमारी कि हमारे स्टैंडर्ड में 11th में, भले बच्चे अलग उससे फर्क नहीं पड़ता, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ साथ नहीं होगी कुछ टाइम के बाद, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं। इस बार एडवांस में नासिक से जो अपने से हाईएस्ट गया है वो 189 मार्क्स में, और अभी लास्ट एडवांस की बात करूं तो कुछ बच्चों के 260 265 मार्क्स भी आ रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ पेपर, सिमिलर लेवल ऐसा है। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा बेंच में ओवरऑल बेंचमार्क जो सेट किया जा रहा है काफी हाई किया जा रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में तुम जितना भी करो तुम्हारे दिमाग में है, यहाँ पे भी वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हमें भी वही बुकलेट मिल रही है, वही हमारे साथ बच्चे बैठ के उतने भी मार्क्स ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी इम्प्रूव करें हर टाइम। डेफिनेटली मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी हमारे बच्चे से इतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब 200 प्लस एडवांस में लाना बहुत अच्छी बात है, काफी बहुत अच्छा स्कोर है। 100 मार्क्स पे भी सिलेक्शन है इस बार, आईआईटी में रैंक आई ऐसा 85 पे भी आई है ऐसा है, तो बिल्कुल हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें, बट तुम्हारे लिए बेंचमार्क हमेशा रहेगा जो हम अपना एम ही हाई रखेंगे कि हाँ चलो मैं ये लेवल भी जा सकते हैं, तो हम इंप्रूव करते जाएंगे। मतलब वो तुम पर डिपेंड करता है तुम उसको पॉजिटिव वे में कैसे ले रहे हैं। एक हम उस वे में भी ले सकते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो भी कर रहा है तो हमसे क्यों नहीं हो रहा है, छोड़ो, मतलब वो एक नेगेटिव वे हो जो एक तो बच्चों के साथ हुआ है ऐसा है। तो हम बजाय उसके पॉजिटिव वे में ले कि हम करते जाए कोशिश, मतलब ऐसा है कि हमेशा कोशिश करते जाए, इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है, जितना इंप्रूवमेंट होगा अच्छी बात। और हर बच्चा सेम लेवल पे नहीं हो सकता, हर बच्चे का सेम रैंक नहीं आ सकता, स्पेशली आईआईटी एडवांस में, मतलब थोड़ा तो डिफरेंस आता ही है। बट हाँ ये मैं लिख के तुम्हें दे सकता हूँ, यदि तुम मेहनत कर रहे हो डे 1 से लेके लास्ट डे तक, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे ऐसा नहीं बैठा है इस बीच में कि जिसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है, हाँ थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड लेवल डिफरेंट है सबका, आईक्यू लेवल डिफरेंट है, तो रैंक में डिफरेंस आ सकता है, किसी बच्चे का 500 रहेंगे, किसी का 1500 है, किसी का 2500, बट ये पक्की बात है कि सिलेक्शन सभी का हो सकता है। मैं रैंक सेम नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ सिलेक्शन सभी डिजर्व करते ही, डे 1 से लास्ट डे तक तुम मेहनत करो। ओके देखो बोर्ड पर कैसे, ये तो चलो एक सिंपल सा केस था, कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमें कैसे अप्रोच करना है। सल्फर चाहिए, सल्फर कहाँ है, फर्स्ट रिएक्शन में, इसको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, फोर्थ रिएक्शन विल बी रिएक्शन 1 here
रिएक्शन 1 1 सल्फर। अब मुझे क्या चाहिए O2, यहाँ पर भी O2 है, यहाँ पर भी O2 है, तो अभी के लिए मैं सेकंड रिएक्शन को छोड़ देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट H2 कहाँ पर है, थर्ड। कितने H2 चाहिए, 1, कितने यहाँ पर 1, थर्ड को ऐड कर दिया। क्लियर। अब देखते हैं क्या एक्स्ट्रा आया है हमारे पास। हमने सल्फर लिया, H2 लिया, रिएक्टेंट सल्फर प्लस O2 O3 प्लस H2O, सब में 1 का मल्टीप्लिकेशन है, तो किसी को भी कुछ कोएफिशिएंट चेंज नहीं किए। प्रोडक्ट SO2 प्रोडक्ट H2SO4, हमें H2SO4 चाहिए, H2SO4 मिल गया। हमें H2O चाहिए, ये हमें मिल गया। हमें सल्फर चाहिए, ये हमें मिल गया। क्लियर। O2 कितने चाहिए, 3/2, यहाँ पे कितने 1/2 O2 और रिक्वायर्ड है। क्या एक्स्ट्रा आ गया रिएक्टेंट में, SO3, जो तो माइनस करना पड़ेगा। रिएक्टेंट में SO3 और प्रोडक्ट में SO2, कहां पे दिख रहा है SO3 SO2 सेकंड, यहाँ पर SO3 एक्स्ट्रा है हमारा रिएक्टेंट में, ये भी रिएक्टेंट साइड में, तो इसको माइनस कर दो। यदि ये प्रोडक्ट साइड में होता, हमें रिएक्टेंट साइड में माइनस करना तो ऐड कर देते। यदि ये प्रोडक्ट साइड में तुम डायरेक्टली ऐड करोगे तो SO3 SO3 कैंसिल हो जाएगा, बट ये रिएक्टेंट साइड में तो क्या करना पड़ेगा, कितने SO3 है 2, हमारे पास कितने, सो सेकंड रिएक्शन इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे हाफ का। क्लियर। 1/2 इनटू सेकंड रिएक्शन। चलो 1/2 माइनस है, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ऐड कर दो। एक SO3 प्रोडक्ट में ऐड किया, एक SO2 और हाफ O2 रिएक्टेंट में ऐड कर दिया। क्या ये SO2 कैंसिल हो गया है, क्या है SO3 कैंसिल हो गया है, क्या O2 3/2 चाहिए थे, आ गए क्या अभी। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन K4 विल बी K1 into K3 माइनस K2 को नीचे ले जाओ, हाफ को और में। ऑनलाइन समझ में आया इतना। यस सर। सर एक बार रिपीट करो ना। चलो कॉपी कर लो एक बार, फिर से बताता हूँ। देखो हमें इन 3 रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से 4th रिएक्शन पे जाना है। I have to get 1 sulfur in the reactant side. सल्फर कहां दिख रहा है रिएक्शन, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, फर्स्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में चाहिए। क्लियर। यदि प्रोडक्ट में होता तो मुझे क्या करना होता, माइनस करना होता, और रिएक्टेंट का रिएक्टेंट में चाहिए तो प्लस साइन के साथ, माइनस मतलब रिवर्स करके। प्रोडक्ट में होता तो मुझे रिवर्स करके उसे रखना पड़ता। सो 4th रिएक्शन। क्लियर। कितने सल्फर है 1, यहाँ पर कितने, तो 1 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रिएक्शन को ऐड कर दो। क्लियर। अब क्या चाहिए सल्फर, क्या O2, यहाँ पर एक अलग-अलग इसको छोड़ देते हैं, जब 2 एक आ रहा है तो लास्ट में क्रॉस चेक करें। अब क्या चाहिए, कहां दिख रहे हैं H2, कितने H2 है, कितने चाहिए, रिएक्टेंट मैच कर रहा है, तो प्लस साइन के साथ थर्ड रिएक्शन करते हैं हम। अब देख लेते हैं क्या एक्स्ट्रा आया है और उसको उसके अकॉर्डिंग सेकंड रिएक्शन को आइडिया सब्स्टिट्यूट कर दें। क्लियर। या फिर एक और तरीके से अब हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन में हमें कितने चाहिए, O2 का है, सो इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करके इस रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दें। रिवर्स करना मतलब माइनस, सो सेकंड रिएक्शन बाय 2। क्लियर। अब हमारे पास क्या एक्स्ट्रा आ गया था, यहाँ पर 103 एक्स्ट्रा आ गया था, उसको माइनस किया, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में किया 1/2 करके, क्या 103 कैंसिल हो जाएगा, क्या ये SO2 1/2 1 SO2 1 SO2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा आ गया था वो भी कैंसिल। तो ये कॉम्बिनेशन आया
प्लस साइन के साथ K1 प्लस साइन के साथ तो इनटू K3, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे माइनस है तो डिवीजन में आ गया K2, उसमें हाफ का मल्टीप्लाई किया था तो वो पावर में चला। ठीक है भाई, इज दैट ओके ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. चले हम आगे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग एक्टिव मास और एक्टिविटी। संडे को रियल गेसेस था क्या आइडियल गेसेस था? दोनों है। Sir, real नहीं। ठीक है, आइडियल तक ये। और ध्यान रखना जैसा बोला गया है, कुछ जो चेंज होगा उसके क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप पर। जैसे ही पेपर एडवांस है मेन से, तो पेपर 1 होगा तो पेपर 1 के, पेपर 2 होगा तो पेपर 2 के क्वेश्चंस करेस्पॉन्डिंग तुम्हें स्क्रीन पे टिक करना है, स्क्रीन वाला क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि वो सिलेबस से थोड़ा बाहर के होंगे। इसमें मैथ्स और फिजिक्स में मैंने किया है ना, शायद थोड़ा बहुत इसने किया है, मैथ्स में नहीं किया है। Yes, sir. हाँ, उसमें केमिकल बॉन्डिंग अप टू लिखा हुआ था। जो भी होगा चेंज होगी वो आ जाए, बहुत ज्यादा नहीं होगा, मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन पेपर 1, 2-3 क्वेश्चन पेपर 2 बस।
अच्छा मुझे एक चीज और ये बताओ, कोई बच्चे ऐसा है जो सेंटर पे आके टेस्ट देना चाहते हैं? पहले तो यहाँ पे जो बताओ, टेस्टिंग एजेंसी है यहाँ पर गंगापुर नाका, एक है जहाँ पे अपना टाइप है, वहाँ पे 200-300 कंप्यूटर्स रखे होते हैं, वहां जाकर मतलब टेस्ट दे सकते हो चाहो तो, बट पहले से तुम्हें कंफर्म करना होगा, तो उनसे बात करनी पड़ती है, वो अपने को पर स्टूडेंट देना पड़ता है जो रेजोनेंस देता है, तुम्हें नहीं देने की जरूरत होती है। एक बस, और कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे टेस्ट देने, तो फिर तू यदि यहाँ आएगा तो फिर कंप्यूटर पे भी दे देगा अपने 8-10 तो वैसे ही कंप्यूटर यहाँ पे कहीं भी दे देना, ऐसा कोई इशू नहीं देना चाहो। अभी एक्चुअली चीजें मतलब कोविड आ गया, अदरवाइज कोविड के पहले वो कंपलसरी घर से टेस्ट नहीं होता था, कंपलसरी वो टेस्टिंग एजेंसी पे जाके टेस्ट देना होता था, तो थोड़ी ऑथेंटिसिटी रहती थी, चीटिंग वगैरह नहीं होती थी। चलो समझना, एक्टिविटी और एक्टिव मास, the amount of a substance which can actively participate in a chemical reaction for a solute in a solution, its molarity concentration, वो एक्टिव मास हो गया जो हम Kc लिखते हैं, concentration of product by liquid, that is active mass. Here for gases we can write both mole per liter of gases as well as partial pressure of gases, so इसका एक्टिव मास दोनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड फॉर सॉलिड प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट इट इज 1, बेसिकली 1 का क्या मतलब है, we don't want to write amount of solid pure liquid and solvent। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉल्वेंट की। क्या सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो लार्ज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है? सॉल्वेंट मींस व्हाट, व्हिच प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस अमाउंट, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब समझना, मैं एक रिएक्शन यदि लेता भी हूं, लेट्स से मैं एक रिएक्शन लेता हूं CH3 CO C2H5, ये एक्वा सॉल्यूशन में इट इज रिएक्टिंग विद वाटर, तो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड बनाता है CH3COH प्लस अल्कोहल C2H5OH, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये रिएक्शन है, और ये तुम पढ़ोगे तुम आगे। इस हाइड्रोलिसिस में यदि थोड़ा सा अमाउंट H2O का रिएक्ट भी कर गया, क्या हमें कुछ पता चलेगा H2O कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, क्या हुआ है? सो H2O इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि उसका कुछ अमाउंट रिएक्ट भी कर गया, क्या इससे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगा? क्या इससे इक्विलिब्रियम को कुछ पड़ेगा क्या? तो जब इसका इक्विलिब्रियम को लिख जाऊंगा Kc, व्हाट आई नीड टू राइट, एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन, concentration of ethanol upon concentration of CH3 CO C2H5। अब मैं वाटर का कंसंट्रेशन लिखूंगा ही नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा वाटर का कंसंट्रेशन? क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है, मुझे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो लिखना होता है ना जो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, कैसे रिलेट कर रहे हैं मुझे। अब H2O लिख भी दिया तो वो यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट इनटू H2O कांस्टेंट सम अदर कांस्टेंट, क्लियर? तो H2O की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सॉल्वेंट की जगह 1। 1 लिखने का ये मतलब नहीं कि उनका एक्टिव मास 1 है, 1 लिखने का क्या मतलब है, we don't want to include that concentration in the equilibrium constant relation because it will not be affected during the change, it almost remains constant, got it? so हम वो रिलेशन में नहीं लिखते हैं जो पूरे रिएक्शन में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट में इंक्लूड ही कर देते हैं उसे। ऐसा ही प्योर लिक्विड का अमाउंट थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होगा, समझना। मुझे बताओ एक बॉटल वो दे दे ऊपर, ये बॉटल है प्योर लिक्विड है, लेट्स से वैसे है नहीं प्योर बट इसको हम प्योर लिक्विड एज्यूम कर लेते हैं। क्या सॉल्वेंट है इसमें बताओ? सॉल्वेंट कितना टाइम हो गया कोविड को? 70% अल्कोहल होता है सैनिटाइजर में, सो सॉल्वेंट इज अल्कोहल हियर। या कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। पक्का? और जो हम पीते हैं वो कौन सा अल्कोहल है? पीता है? चलो वो दोनों अलग अलग होते हैं ना, ट्राई मत करना इसको। इसमें एक्चुअली मिथेनॉल प्लस इथेनॉल का शायद कुछ कॉम्बिनेशन रहता है, मुझे भी नहीं पता, ध्यान नहीं किया है, और शायद सैचुरेटेड नहीं होता है, मतलब टॉक्सिक होता है काफी, क्लियर? और वो इथेनॉल शायद कुछ प्रोसेस रहता है, जो भी एक्सवाइज रहता है बट अलग रहता है। ओके, तो इसमें
लेट्स से प्योर अल्कोहल है हमारे पास और इसमें 100% प्योर लिक्विड हो गया है। क्लियर? अब इस प्योर लिक्विड का मोल पर लीटर पूछे। क्लियर? इसको मैं हाफ भी कर दूं, कुछ अमाउंट इसका बाहर चला जाएगा, इतना वॉल्यूम हो गया। मोल्स कम हुए, वॉल्यूम भी कम हुआ, क्या मोल पर लीटर में कुछ इफेक्ट आया क्या? सो मोलारिटी हमेशा सेम होगी। यदि मोलारिटी हमेशा सेम होगी तो इसको लिखने का कोई यूज बचेगा क्या प्योर लिक्विड का? सो प्योर लिक्विड इज इक्विलिब्रियम में है, वी नीड टू राइट दैट। सॉल्वेंट हो गया, प्योर लिक्विड हो गया, सॉलिड की बात करते हैं हम सिमिलर वे में। यदि हम सॉलिड की बात करें, लेट्स से ये सॉलिड रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इसका एक लेयर रिएक्ट भी कर गया, क्या इसके मोल पर लीटर पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होंगे क्या? सो जिसका चेंज ही नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन, उसको हम लिखते ही नहीं। क्लियर है? तो ध्यान रखना, सॉलिड, प्योर लिक्विड, सॉल्वेंट इसको नहीं लिखते हैं, उसकी जगह वन लिख देते हैं। कॉपी नहीं किया तो कर लो। हो गया था कॉपी इतना? यस सर। Next heading, types of equilibrium. Homogeneous equilibrium. Types of equilibrium was one, homogeneous equilibrium. ये जो टेस्ट है ना ऑनलाइन rezo.info का उत्कर्ष का क्वेश्चन था, कोटा से ही आया है। जनरली वो पीडीएफ में जो भेजता हूँ जिसके ऊपर 2-3 वगैरह से कुछ लगे थे वो कोटा से आता है, और यदि यहाँ सब था तो हम टाइप करके भेजते हैं। मतलब कोटा से जी चीज आता है उसको फॉरवर्ड किया था। क्या लिखा है? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम in which reactants, products are in same phase. क्या मतलब होता है फेज का? What is the difference between phase and solid, liquid and gas state of matter? क्या दोनों सेम है? डिफरेंस सॉल्यूट मतलब एयर और वाटर का वेपर बेस नहीं, थोड़ा सा मैं नहीं समझा। मैं यदि मैं बात करूंगा, मैं इस पानी में डालूंगा तो एक सॉलिड एक लिक्विड, दो अलग-अलग स्टेट ऑफ मैटर है। क्लियर? ये दो अलग-अलग फेज भी है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन a state of matter and phase? Same state of matter है या different state of matter है? different है। दोनों लिक्विड है ना, ऑयल प्लस वाटर, सेम स्टेट ऑफ मैटर है। यदि मैं वाटर में ऑयल डाल दूंगा अलग लेयर बनेगा, बट स्टिल दे आर द सेम स्टेट ऑफ मैटर। आर डू दे हैव सेम फेज और दे हैव डिफरेंट फेज? different phase। तो कैसे डिफाइन करो? हाँ नहीं, हाँ थोड़ा सा तेज बोलो, क्या बोल रहे थे? Not soluble। नॉट एग्जैक्टली नॉन सोल्यूबल, उसको हम ऐसे बोलेंगे। अच्छा एक और एग्जांपल है, NaCl को पानी में डिसॉल्व किया, सेम फेज है या डिफरेंट फेज है? सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया, सेम फेज है। इवन स्टेट ऑफ मैटर भी सेम हो जाता है डिसॉल्व होने के बाद, वो भी लिक्विड में चला जाता है। क्लियर? सेम फेज का मतलब ये होता है when we go from one point to another point throughout the bulk, पूरे बल्क में जहां पे वो प्रेजेंट है, then we have same state of matter, same density, same property, same characteristics। या मैं सिंपल सा उसको एक लैंग्वेज में बोलूंगा, same composition in same state of matter। यदि हमने किसी चीज को डिसॉल्व किया, जैसे ऑयल प्लस वाटर अलग अलग है, यहाँ पे वाटर का डेंसिटी मतलब
वाटर का कंसंट्रेशन 100%, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ऑयल में 0। तो जहां पर कंपोजिशन कंसंट्रेशन चेंज हो गया वो डिफरेंट फेज, जहां पे कंसंट्रेशन सेम रहा वो सेम फेज। हाँ वही कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मींस मोल्स पर लीटर, कंपोजिशन कंसंट्रेशन बोथ आर सेम। तो यहाँ पर मुझे जिस रेशो में ऑयल प्लस वाटर मिल रहा है यहाँ पे भी उसी रेशो में मिले, और हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दैट मस्ट बी होमोजेनियस, एक जैसा दिखना चाहिए, एक जैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसे बुलाता है सेम फेज या सेम कंपोजिशन इन सेम स्टेट ऑफ मैटर। इसका मतलब हुआ सेम कंपोजिशन एंड सेम स्टेट ऑफ मैटर। Homogeneous equilibrium in which all reactants and products are in the same phase। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। N2 plus H Yes, sir. गैस प्लस गैस दे कैन नॉट बी हेटेरोजेनियस, गैस गैस में हमेशा होमोजेनियस यार, उसमें कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कोई सा भी दो गैसेस ऑलवेज होमोजेनियस। इस रूम में यहाँ पर इस पॉइंट पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशो पॉइंट नाइट्रोजन से पूरे रूम होगा, कोई गैस CO2 को, हाँ हो सकता है इक्विलिब्रियम आने में हमने CO2 को लीक किया, लेट से इस रूम में हमने 10 मोल CO2 के लीक किए इस सिस्टम से, तो उसे पूरे रूम में स्प्रेड आउट होने में हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट लग जाए, बट हर पॉइंट पे कुछ टाइम के बाद CO2 का फ्रैक्शन सेम आएगा, होमोजेनियस। या एलॉय होमोजेनियस है हेटेरोजेनियस? Heterogeneous. ऐसा स्टील, स्टेनलेस स्टील, कोई भी पॉट हो गया घर में होते हैं हम, प्लेट जिसमें खाना खाते हैं स्टील की प्लेट में, तो स्टील की प्लेट अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कंपोजिशन है, सेम कंपोजिशन है, Same composition. या होमोजेनियस होगा। क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? कार्बन यहाँ पे है, पता है ना स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? किससे? Yes, sir. और कुछ Iron and carbon. बस चार को दो कार्बन ही को क्या बचा, कार्बन की तो टाइप Iron, carbon. मेनली कितना परसेंट कार्बन होता है? 10th में चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सीबीएसई वालों को था, आईसीएसई वालों को भी था, स्टेट बोर्ड का मुझे नहीं ध्यान था कि था वो पता नहीं मुझे, तो मैंने नहीं देखा। चलो पढ़ेंगे हम आगे। उसमें 4 मेटल्स होते हैं, वैसे मेनली आयरन ही होता है, 96 to 99% इज आयरन। होमोजेनियस ऑल आर इन गैसेस फेज, इनका तुम्हें केसी लिखना है। चलो पहले केस का मैं लिख देता हूं, NH3 पावर 2 N2 पावर 1 H2 पावर 3, Kb भी लिखना है, partial pressure of ammonia power 2, partial pressure of nitrogen power 1, nitrogen power 3। तो तुम्हें जितने भी एग्जांपल में बोर्ड पे लिख रहा हूं, यू हैव टू राइट Kc Kp बोथ। हां गैसेस फेज नहीं है तो Kp नहीं लिख पाओगे, यदि गैसेस फेज रिएक्शन नहीं है तो Kp नहीं लिख पाओगे, सिर्फ Kc लिख पाओगे।
Next four reactions are all are aqueous phase reaction. You can't define Kp for them. 2, 3, 4 के लिए Kp को define नहीं करता हूँ. So you just need to write Kc for 2, 3, 4 and 5. AQ means aqueous और इसका मीनिंग क्या होता है? वाटर इज सॉल्वेंट. जब भी ब्रैकेट में AQ लिखा है इसका मतलब है वाटर सॉल्वेंट है, aqueous सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, aqueous फेज है. सबसे पहले तो मैं देखते हैं क्या इसमें से कोई प्योर लिक्विड सॉलिड या सॉल्वेंट है क्या, क्योंकि उसका तो बन आएगा. चलो क्या ये सॉल्वेंट है NH3? क्या ये सॉलिड, इनमें से कौन सा सॉलिड प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है? कैसे पता? यहाँ लिखा हुआ है एक्वस, इससे पता लग रहा है एक्वस वाटर इज सॉल्वेंट, तो इसका एक्टिव मास 1 आएगा. यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट है? H2O. ये तो एक्वस को लिखा है. क्या ये एक्वस और ये एक्वस इसका सेम है क्या? यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि H2O एक सॉल्वेंट है? ये भी तो पॉसिबल है ना. इसके 2 मोल्स लिए, इसके 2 मोल्स लिए, दोनों कोई भी सॉल्वेंट नहीं, दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं. समझना आगे. ये एग्जांपल 2 बार इसलिए दिया गया है. यहाँ पर एक्वस लिखा है, दिस H2O इज सॉल्वेंट. यहाँ पर H2O सॉल्वेंट है, बट ये H2O सॉल्वेंट नहीं होगा. हियर दिस H2O इज सॉल्वेंट. कैसे पता लग रहा है? इस एक्वस. हियर यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट नहीं है. If we write the relation for Kc, so इसका Kc आएगा NH4 plus product into OH minus upon NH3 बस. into 1 मतलब नहीं लिखना है. इसका Kc आएगा एसिटिक एसिड CH3COH into C2H5OH upon
CH3 CO C2H5 into H2O। यहाँ पर H2O सॉल्वेंट नहीं है या अच्छा प्योर लिक्विड की कैटेगरी में है प्योर लिक्विड की कैटेगरी में आएंगे क्या देखो No, sir. Two liquid are mixing. because we are mixing them ये रिएक्टेंट इससे कब रिएक्ट कर रहा है दोनों को मिक्स किया प्योर का मतलब क्या होता है जो प्योर है जो एक ही लिक्विड है ये कितने लिक्विड हो गए फर्दर इक्विलिब्रियम में आकर कितने हो गए दो दो चार हो गए ना टोटल तो चार लिक्विड एक कंटेनर में प्योर कैसे हो समझ में आया जब चार लिक्विड 1 2 3 4 आर प्रेजेंट इन द सेम वेसल दे कैन नॉट बी प्योर प्योर लिक्विड ये भी प्योर दोनों को मिक्स करने के बाद प्योर हो गए ऐसा तो होगा नहीं ये स्टर है एक वेसल में ये पानी है दूसरे वेसल में दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखा और रिएक्शन हो गई ये तो होगा नहीं क्लियर प्योर तो तभी होंगे ना जब 100% को खुद ही अकेला ही हो सो मिक्स तो करना ही पड़ेगा रिएक्शन के लिए दे कैन नॉट बी प्योर या काफी बार कंफ्यूजन होता है ये लिखा है प्योर लिक्विड है क्या नहीं होगा तो अगर रिएक्टेंट साइड में अगर सिंगल लिक्विड प्रेजेंट है तो वो एक्चुअली होमोजेनियस का एग्जांपल भी नहीं आएगा मैं उसका एग्जांपल बताता हूं ये H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O वेपर्स उसके वेपर के साथ अब ये प्योर लिक्विड है जो लिक्विड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ वो गैसेस में चला गया तो लिक्विड में है ये होता है प्योर लिक्विड तो इसका Kp जब तो लिखेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट H2O गैस दैट्स इट इसके एक्टिविटी पर या वो हेटेरोजेनियस में आएगा दो अलग-अलग फेज होंगे होमोजेनियस में वो काउंट ही नहीं होगा इसलिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने नहीं दिया सॉलिड और प्योर लिक्विड हेटेरोजेनियस में आता है फोर्थ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा सिर्फ H2O नहीं आएगा बाकी एज इट इज हो जाएगा लिख लोगे खुद से Yes, sir. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट AgCl into upon क्लियर है Yes, sir. चलो पकड़ो नेक्स्ट हेडिंग सिर्फ इतना लिख लो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम यहां से हमें नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है मैं होमवर्क बता देता हूं सर साइड में हो जाए असाइनमेंट ना चेक किया तुमने मैसेज तो आया मैं एक बार कोटा बात करता हूं ठीक है मैसेज तो आया क्योंकि 12 का तो आ गया है जेपी का तो अपलोड हो गया हो सकता है तुम्हारा नहीं हुआ तो आजकल हो जाएगा बाकी जेपी का तो अपलोड हो गया है सेक्शन ई सेक्शन ए सेक्शन बी part 1 2 and 3 सेक्शन ई सेक्शन ए सेक्शन बी इतना होमवर्क में एडिशन है जो भी कल दिया था उसमें कल दिया था क्या होमवर्क को इतना फिर कल देंगे एक्सरसाइज 2 से अभी नहीं कर पाओगे एक्चुअली इसमें एक वो होता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट उसके बाद एकदम से बहुत ज्यादा होमवर्क आता है तो वो हुआ नहीं है सेशन एंड कर दूं मैं ऑनलाइन Yes, sir.
Yes, sir.